आइए बच्चों, आज आपके सामने फिर मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 6 में हम लोगों ने पढ़ा कि फैराडे ने किस प्रकार से अपने दोनों नियमों को प्रस्तुत किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अध्ययन हमने अच्छे से किया। अब हम आज लेकर आए हैं आपके सामने प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। आइए देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या है। बच्चों, क्लास 12 की फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट जो प्रत्यावर्ती धारा है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले हम ये जान लें कि डीसी और एसी करंट होता क्या है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। बच्चों, जो करंट यूनी डायरेक्शन में होता है, यूनी डायरेक्शन में होता है मतलब कि एक ही दिशा में होता है, ऐसे करंट को हम डीसी करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट यूनी डायरेक्शन का मतलब होता है कोई एक डायरेक्शन हो, या तो सीधा हो या तो प्लस डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, या तो माइनस डायरेक्शन में हो। इस प्रकार के तीनों टाइप के जो मैं फिगर बनाया हूँ, इस टाइप के करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट कहते हैं मतलब कि ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शन होता है, मतलब कि एक ही दिशा में होता है, या प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। और जो एसी करंट होता है बच्चों, वो दोनों डायरेक्शन में होता है। इस प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार से ये प्लस है माइनस है तो दोनों डायरेक्शन होता है, इसमें प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शन होता है। तो जहाँ बोथ डायरेक्शन होता है वो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। और एक चक्र अपना जब पूरा करता है तो वहाँ पी की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन यहाँ कहीं भी पी की वैल्यू 0 नहीं होती, मतलब पावर जो होता है वो कहीं 0 नहीं होता है। इसीलिए जो एसी करंट होता है इससे ज़्यादा खतरनाक वो डीसी करंट होता है। जनरेटर की जो करंट होती है वो डीसी करंट होती है। एक बार वो लग जाए ना तो आदमी बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो साइकिल है वो पूरा नहीं होता है, और जहाँ साइकिल पूरा होगा वहीं पी 0 होगा। तो एसी करंट में साइकिल पूरा होता है तो वहाँ 0 होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमको करंट उठाकर फेंक देता है, मतलब प्रतिकर्षित कर देता है, रिपल्सन कर देता है, तो हम बच जाते हैं। तो उसकी घटना यही है कि जब साइकिल करता रहता है तो एक साइकिल पूरा करने के बाद पी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसी समय हमारा सर्किट अगर पूरा नहीं है तो करंट हमको झटका दे देता है, मतलब रिपल्सन कर देता है और हम बच जाते हैं। लेकिन डीसी करंट में ऐसा नहीं होता है, वो चक्र साइकिल पूरा ही नहीं होता है और वहाँ पर जो है पावर 0 नहीं होती है। तो इसलिए जो है इस प्रकार से आपने समझा कि डीसी करंट क्या है और एसी करंट क्या है। आइए अब हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में। और चैप्टर में पहले हम प्रत्यावर्ती धारा न बताकर पहले हम आपको प्रत्यावर्ती वोल्टेज बताएंगे। बच्चों, प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है? देखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का जो डिफिनेशन है वो लगभग सेम है, थोड़ा सा शब्दों में परिवर्तन किया गया है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एसी करंट है वो इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से, मतलब कि यहाँ से यहाँ पर आया, फिर एक निश्चित समय में यहाँ पर आया, फिर एक निश्चित समय में यहाँ पर आया। मतलब कि जो साइकिल कर रहा है वो निश्चित समय के बाद अपनी साइकिल को दोहरा रहा है। जैसे कोई झूला झूलता है तो इधर गया, फिर इधर आया, फिर सेंटर पर आ गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर सेंटर पर आ गया। तो मतलब एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को बार बार दोहराता है। आवर्ती गति है, एक तरह से समझे, पीरियाडिक मोशन है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की जो परिभाषा हो गई वो ये हो गई कि वह वोल्टेज जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है, वह वोल्टेज जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है तथा एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः वही मान प्राप्त होता रहता है, उसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। इसे ई या वी से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, आपको एकदम अच्छा सा नोट्स बनाना है क्लास 12 में, और
बिल्कुल इजी डिफिनेशन हम आपको बता रहे हैं, और यह डिफिनेशन बिल्कुल एग्जाम में जब पूछे तो लिखना है आपको। अगर मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा आपसे पूछ ले तो क्या लिखेंगे आप कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज जैसे बताया उसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा आपको बताना है कि वह धारा जिसका मान एक निश्चित समय के अंतराल पर बदलता रहता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः प्राप्त होता है, और क्या कहते हैं कि जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है और एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः वही मान प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार की धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की परिभाषा से प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लीजिए कि चलिए अब हम इसका फार्मूला डेरिवेट करते हैं। मान लीजिए कि कोई कॉइल है, कोई ए क्षेत्रफल वाली कुंडली है, जो कि अब कैसे लिखना है आपको, माना कोई ए क्षेत्रफल वाली कुंडली बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाई जा रही है, और कुंडली में फेरों की संख्या n है। तो आइए देखते हैं तब क्या होगा। तब हम जानते हैं कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपान टी होता है। तो इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी। अगर ए क्षेत्रफल वाली कुंडली को बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाए तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी होगा। अब चूंकि हम जानते हैं बच्चों कि फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा, पिछले चैप्टर में हम पढ़ कर आए कि फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा, विच इज एम्प्लाइज फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कास ओमेगा टी। थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, कास ओमेगा टी। दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर इंग्लिश में अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे डिफरेंटिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। चलिए अवकलन करते हैं। तो डी फाई बाई डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी बी ए कास ओमेगा टी। डी फाई बाई डी टी इक्वल टू बी ए तो कांस्टेंट है, जिसके सापेक्ष अवकलन होता है उसी का अवकलन होता है, टी है जहाँ, और बाकी सब कांस्टेंट हो जाते हैं। तो बी ए क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ टी है नहीं। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी कास ओमेगा टी। तो डी बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी इक्वल टू हो गया बी ए कास ओमेगा टी का अवकलन होता है बच्चों माइनस साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी करिए तो ओमेगा हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी फाई बाई जो डी टी की वैल्यू हमको प्राप्त हुई वो हुआ माइनस बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इस प्रकार से ये वैल्यू प्राप्त हुई। अब इस माइनस को हम चाहें तो इधर कर सकते हैं, माइनस, यहाँ मैंने लिख दिया माइनस। अब देखिए कैपिटल एन से दोनों पक्षों में गुणा करने पर देखिए तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी इक्वल टू हो गया एन बी ए, ओमेगा को भी पहले लिख दीजिए, और साइन ओमेगा टी। अब देखिए चूँकि हम जानते हैं फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ हो जाएगा ई इक्वल टू, इसको क्रम से लिख लेते हैं याद करने के लिए, बी ए ओमेगा एन साइन ओमेगा टी। ध्यान दीजिए। अब देखिए इसका जो याद करने का तरीका हो गया, ये हो गया ई इक्वल टू बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, ओमेगा मतलब कोणीय वेग, एन मतलब फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या, और साइन ओमेगा टी।
तो इसको आप पढ़ सकते हैं BA ओमेगा एन को 52 पढ़ सकते हैं। याद करने के लिए E = 52 sin t। कैसे याद कर लिया आप? E = 52 sin t, और इस प्रकार से फार्मूला आपको प्राप्त हो गया। अब चलिए जरा देखते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम मान के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान साइन का क्या होता है? 1 होता है। तो साइन ओमेगा टी = हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा E0, अधिकतम मान को E0 मैंने लिखा, E0 BA ओमेगा एन 52, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई साइन ओमेगा टी की। तो विच इज एम्प्लाइज, फिर इसी समीकरण में जहाँ BA ओमेगा एन है, जहाँ BA ओमेगा एन है, वहाँ हम E0 लिख सकते हैं। तो बच्चों क्या हो गया? E = हो गया E0 साइन ओमेगा टी, हमको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान। तो देखिए बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से प्रूव हो गया, और बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार रिवाइज करें। बच्चों आइए अब हम आपको बताते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसकी चर्चा हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ कर चुके हैं। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है, वह धारा जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है तथा एक निश्चित समयांतराल के बाद पुनः वही मान प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार की धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। देखिए हमने डिफिनेशन लिखा है, बिल्कुल आप सभी डिफिनेशन को जो मैं लिखा रहा हूँ बिल्कुल क्रम वाइज जो है नोट्स, एक डायरी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए और सरल परिभाषाओं को बिल्कुल नोट करिए, और बोर्ड एग्जाम में जैसे ही पूछा जाए उसको आप वहाँ पर लिखिए। बिल्कुल आप टॉपर स्टूडेंट में रहेंगे। वह धारा जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है तथा एक निश्चित समयांतराल के बाद वही मान प्राप्त होता रहता है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। बच्चों प्रत्यावर्ती धारा को इसे हम I से व्यक्त करते हैं, I से व्यक्त करते हैं, हम I से व्यक्त करते हैं इसे। ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि E = E0 साइन ओमेगा टी। अभी हमने आपको बताया, हम जानते हैं कि अभी मैं प्रूव कर चुका हूँ कि E = E0 साइन ओमेगा टी। अब देखिए ओम के नियम से, चूँकि ओम का नियम ये कहता है कि V = क्या होता है? IR। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम E माने हैं, तो E = क्या हो जाएगा बच्चों? IR। तो लिखिए IR = यहाँ हो जाएगा I0R, क्योंकि वोल्टेज V है, वोल्टेज E0 है, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। R से कैंसिल हो गया, विच इज एम्प्लाइज I = हो गया I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमको प्रत्यावर्ती धारा का फार्मूला प्राप्त हो गया कि I = I0 साइन ओमेगा टी। बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जहाँ पर जो है हम बैटरी लगी होती है, जहाँ पर बैटरी लगी होती है वहाँ पर इस प्रकार का साइन लगा होता है। जहाँ पर बैटरी जुड़ी रहती है किसी इंस्ट्रूमेंट से, इस प्रकार का साइन होता है। और जहाँ पर मतलब ये DC करंट के लिए हम बता रहे हैं, DC करंट जुड़ा है, और जहाँ AC करंट जुड़ा होता है वहाँ इस प्रकार से साइन लगा होता है। तो ये AC करंट की साइन है और ये DC करंट की साइन है। बिल्कुल इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आइए अब हम चलते हैं आपको हम बताते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित राशियाँ, प्रत्यावर्ती धारा में इस चैप्टर में कौन कौन राशियाँ हमको मिलेंगी, क्वांटिटीज़ मिलेंगी, जिससे यह चैप्टर हमारा और अच्छा हो जाएगा, मतलब बिल्कुल हमको समझ में आएगा। तो पहली राशि है बच्चों वो शिखर मान, पीक वैल्यू। शिखर मान क्या होता है? शिखर मान होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जानते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से अल्टरनेटिंग करंट का ये फिगर है। तो अल्टरनेटिंग करंट के अधिकतम मान को, मतलब कि यहाँ देखिए अधिकतम मान यही है, तो इस अधिकतम मान को हम कहते हैं शिखर मान। हमने लिखा है कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, एक पूरे चक्र में, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से चला आपने, ये देखिए
मैं जहाँ चल रहा हूँ, यहाँ तो आधा चक्र हो गया और फिर यहाँ से यहीं फिर आ गए आप इसी लाइन पर, जिस लाइन पर थे उसी लाइन पर आ गए, तो ये पूरा चक्र हुआ। यहाँ से चलकर यहाँ चला गए आ गया, पूरा चक्र हो गया। तो एक पूरे चक्र में धारा के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। तो धारा का अधिकतम मान देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो धारा के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? शिखर मान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि धारा का अधिकतम मान 2 एम्पीयर ले लिया, 2 एम्पीयर यहाँ पर, यहाँ से धारा स्टार्ट होगी, यहाँ पर धारा, फिर देखिए धारा यहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये यहाँ आ गई धारा, फिर -2 एम्पीयर, फिर यहाँ पर अब धारा देखिए बदल नहीं रही है, 2 एम्पीयर है, यहाँ 2 एम्पीयर, यहाँ 2 एम्पीयर, यहाँ 2 एम्पीयर, -2 एम्पीयर। तो धारा का ये जो अधिकतम मान है, अधिकतम मान क्या है? 2 एम्पीयर है। तो अधिकतम मान जो है वही शिखर मान कहलाता है। इसे हम I0 से व्यक्त करते हैं, इसलिए देखिए मैं I0 लिखा हूँ, I0 से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है बच्चों की फ्रिक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकेंड में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा पूरा किए गए चक्करों की संख्या प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहलाती है। देखिए 1 सेकेंड में जितना चक्र पूरा कर लेगा, 1 सेकेंड में जानते हैं कितना चक्र पूरा करता है? 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज, मतलब 50 चक्कर पूरा करता है। 1 सेकेंड में कितना चक्कर पूरा करता है प्रत्यावर्ती धारा? इसका मानक वैल्यू है, तो इसका मानक वैल्यू कितना है? 50 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकेंड में यह 50 साइकिल पूरा करता है, 1 सेकेंड में 50 साइकिल पूरा करता है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का जो फ्रिक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो कितनी है? 50 हर्ट्ज है। परिभाषा क्या बन गई कि 1 सेकेंड में प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में जितना साइकिल पूरा करती है, जितना चक्कर पूरा करती है, उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। यही डिफिनेशन मैंने लिखा है। चूँकि हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 2πn। 2πn तो हम क्लास 10th तक पढ़े हैं, लेकिन 12 में अब उसे f पढ़ेंगे, फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इक्वल टू हो जाएगा ω/2π हो जाएगा। ये फ्रिक्वेंसी का फार्मूला हो गया, जिसका मात्रक होता है हर्ट्ज, और मानक वैल्यू कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अगर कोई पूछ ले हमसे कि प्रत्यावर्ती धारा की जो मानक वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो आप बताएंगे 50 हर्ट्ज। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। इन जो डिफिनेशंस हैं इनको बिल्कुल अच्छे से आप नोट करके बिल्कुल आपको लर्न करना है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आइए अब आगे चलते हैं और आपको अगला पॉइंट बताते हैं, तीसरा, प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान। प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान। बच्चों एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ मैं लिखा हूँ पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब ये है कि इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊँगा। पहले पार्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 पार्ट से भी अधिक पार्ट हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आपको छोटा छोटा वीडियो डालकर बिल्कुल आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएं। बच्चों तीसरा पॉइंट है प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। चैप्टर स्टार्टिंग के पहले ही बता दिया था मैं कि यहाँ पर जो है एक आधे चक्र में, जब आधा चक्र होता है तो इसका मान 0 नहीं होता है, लेकिन जैसे ही एक पूरा चक्र होता है तो यहाँ P इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, पावर 0 हो जाता है। इस बात को मैं प्रूव करूँगा कि P कैसे 0 होता है। तो वही बात मैं लिखा हूँ कि प्रत्यावर्ती धारा एक पूरे चक्र में यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? 0 होता है। परंतु आधे चक्र के लिए इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक टाइम क्या है? T है, लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा? T/2 हो जाएगा। तो आधे चक्र का हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं औसत मान। तो औसत मान के लिए मैं लिख रहा हूँ कि IM मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान, मीन वैल्यू, इक्वल टू टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल करंट मैंने मान लिया कितना? टोटल करंट मैंने मान लिया I, और टोटल जो टाइम है मैंने मान लिया dt। तो कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 0 से लेकर यहाँ से मैं चला कहाँ तक? T/2। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री कोण बनेगा? यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री कोण बनेगा?
पाई, और यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा तो 2 पाई मतलब 360। तो यहाँ पर जो एंगल बना कितना पाई, और यहाँ कितना बनेगा 2 पाई बनेगा। तो आइए चलते हैं हम जो है पाई हम निकालते हैं, 0 से पाई तक वैल्यू निकालते हैं, 0 से पाई। तो औसत मान हम ऐसे भी जानते हैं कि चली गई कुल दूरी बटे कुल समय, तो यहाँ पर कुल धारा बटे कुल समय। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो Im इक्वल टू हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी टी। ध्यान दीजिए बच्चों, ये आई चूँकि हम जानते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, इसको हम प्रूव कर चुके हैं प्रत्यावर्ती धारा में। प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ हम रखें, तो आइए इंटीग्रेशन करते हैं इसका। I0 का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, इसलिए इसको बाहर निकालते हैं, कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का बच्चों होता है माइनस कास ओमेगा टी, और अब ओमेगा टी का करेंगे तो 1/ओमेगा हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब समाकलन कर रहे हैं, अवकलन नहीं कर रहे हैं। उसमें जब मैं अवकलन किया था इसके पहले, तो वहाँ पर ओमेगा टी का अवकलन ओमेगा था, लेकिन यहाँ 1/ओमेगा आ गया। तो एक जब हम समाकलन करेंगे तो 1/ओमेगा में आ जाएगा, और अवकलन करेंगे तो केवल ओमेगा रहेगा। और आप बिल्कुल समाकलन और अवकलन बिल्कुल पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से, मैथ के स्टूडेंट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो समाकलन और अवकलन एक बार ज़रूर आप पढ़ लें, क्योंकि फिजिक्स में इसका बहुत विशेष योगदान है। तो चलिए देखते हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 टू पाई है, जिसे निश्चित समाकलन हम कहते हैं। तो यहाँ ये बाउंडेशन हम लगा देते हैं 0 टू पाई अपान, और टोटल टाइम कितना है T/2 है। तो बच्चों Im इक्वल टू हो जाएगा, माइनस को बाहर लीजिए, माइनस I0 और कास ओमेगा टी। एक बार पाई रखे, ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं, एक बार नीचे वाली वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम कास पाई माइनस कास 0, ये देखिए कास पाई डिग्री और माइनस कास 0 अपान, ध्यान दीजिए ओमेगा इनटू T/2। 2 को ऊपर हम भेज देंगे क्योंकि नीचे फ्रैक्शन है तो ऊपर चला जाएगा ये, या तो यहीं भी रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी यहाँ रहने दीजिए। अब देखिए इसकी वैल्यू हम रखते हैं, विच इज एम्प्लाई, यहाँ पर एक सीरियल से लिखते हैं, विच इज एम्प्लाई Im इक्वल टू माइनस I0, और बच्चों कास 180 का मान होता है -1, और 0 का मान होता है 1, और माइनस ऑलरेडी लगा है, अपान ओमेगा का मान होता है 2 पाई/t इंटू T/2, यहाँ तो है ही पर ऑलरेडी। तो इसके बाद हम यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, तो विच इज एम्प्लाइज Im इक्वल टू हो गया माइनस I इंटू -2 बाई नीचे क्या बचा पाई, विच इज एम्प्लाइज Im इक्वल टू हो गया बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया 2I/पाई। यही हमको प्रूव करना था। यही वैल्यू होती है किसकी, प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान। प्रत्यावर्ती धारा के मध्यमान का जो वैल्यू होती है वो 2I/पाई होता है। इसमें अगर मध्यमान की वैल्यू दिया रहेगा और धारा पूछेगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, या धारा दिया रहेगा मध्यमान पूछेगा तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, और इस प्रकार से वैल्यू जो है हम फाइंड कर लेंगे। आइए चलते हैं आगे। बच्चों यहाँ पर देखिए I0 है, और I0 यहाँ भी होगा और I0 यहाँ भी होगा, तो फार्मूला बन गया Im इक्वल टू 2I0/पाई। आइए बच्चों अब चलते हैं, चौथी बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित राशियों के बारे में। चौथी बात है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है, इस हेडिंग से भी आप परिभाषा बना सकते हैं। वर्ग माध्य मूल मान एक पूरे चक्र के लिए, एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य का मूल, वर्गमूल,
प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। बिल्कुल आप जो हेडिंग है उसी से परिभाषा बना सकते हैं, याद करने का तरीका कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। इसे IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर से व्यक्त करते हैं, अर्थात IRMS इक्वल टू अंडर रूट का आई स्क्वायर। आई का पहले क्या लिया मैंने, बार मतलब क्या, बार मतलब उसका माध्य मीन वैल्यू, बार का मतलब मीन वैल्यू, और स्क्वायर जैसे हम हाई स्कूल में पढ़ते थे ना, x बार समांतर माध्य, बस उसी प्रकार से है। तो बार लगाते हैं माध्य के लिए, स्क्वायर, और इसके बाद इसका अंडर रूट लगा दिया, मतलब वर्गमूल ले लिया। अब चूंकि बच्चों हम जानते हैं कि I इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा टी, ये हम जानते हैं। तो IRMS का फार्मूला चलते हैं, निकालते हैं क्या होता है। तो I बार स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, और हम बार भी लगा देंगे सब पर। तो अब देखिए IRMS जो हो जाएगा वो I0 को बाहर निकालिए, तो I0 अंडर रूट क्या बचा, साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बार। चलिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, नोट। इस नोट को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है कभी। नोट है पूरे चक्र के लिए, पूरे चक्र के लिए, चक्र के लिए मतलब कि इंग्लिश में कह लीजिए फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए, पूरे चक्र के लिए, फुल साइकिल के लिए बच्चों साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी जो बार होता है, बार मतलब अब माध्य उसका होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। कास 2 ओमेगा टी की भी वैल्यू 0 होती है। और अगर यही स्क्वायर ऊपर लग जाए, यही स्क्वायर ऊपर लग जाए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और हो जाएगा कास स्क्वायर ओमेगा टी। इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है, इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। ये बार की वैल्यू होती है, ध्यान रखिए, सब पे बार लगा रहेगा। ये पूरे साइकिल की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे साइकिल के लिए साइन 2 ओमेगा टी मतलब 2 थीटा की वैल्यू 0, कास 2 थीटा की वैल्यू 0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 और कास स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2। और बच्चों साइन ओमेगा टी की अगर वैल्यू अगर लें तो भी 0 होती है, और कास ओमेगा टी की वैल्यू भी 0 होती है एक पूरे साइकिल के लिए। यह बात बिल्कुल आपको लर्न करके रखना है, यह बात बिल्कुल आपको लर्न करके रखना है कि फुल साइकिल के लिए इसका मान ये होता है। तो यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आइए देखते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो IRMS इक्वल टू हो जाएगा बच्चों I0 अंडर रूट 1/2। अब देखें तो I0 RMS इक्वल टू हो जाएगा I0 और 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2। तो ये फार्मूला बन गया कि IRMS इक्वल टू हो गया I0 अंडर रूट 2। इसी प्रकार अगर मैं VRMS निकालना चाहूँ तो VRMS इक्वल टू हो जाएगा बच्चों V0 अंडर रूट 2। तो आपने क्या सीखा, IRMS और VRMS का मान निकालना। इस बात को बिल्कुल आपको दिमाग में नोट करके रखना है, और जिससे कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो यहाँ ही हमको पुटअप कर देना है। आइए चलते हैं, इस पर हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। बच्चों यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, या इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। और इस क्वेश्चन को लगाइए, उस टाइप के भी क्वेश्चन को लगाइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रत्यावर्ती परिपथ में किसी समय t पर, प्रत्यावर्ती परिपथ में किसी समय t पर v इक्वल टू 100√2 साइन 100 पाई t है। ये इक्वेशन दिया गया है। कह रहे हैं ज्ञात कीजिए नंबर 1 प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान। इसका मतलब कि V0 की वैल्यू हमको बताना है। वर्ग माध्य मूल मान मतलब कि
IRMS की वैल्यू निकालना है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति अर्थात स्मॉल f की वैल्यू निकालना है। तो तीनों वैल्यू को हमको निकालना है। तो हल में लिखेंगे सॉल्यूशन में कि दिया है, कोई भी क्वेश्चन हो पहले लिख लेंगे दिया है। क्या दिया है बच्चों? दिया है कि v = 100√2 sin 100πt, यही दिया है। तो यहाँ लिखेंगे v = v0 sin ωt से तुलना करने पर आइए तुलना करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर V0 जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान मतलब V0 की वैल्यू बताइए। तो V0 की जगह क्या है? 100π√2, 100√2 है, 100√2, ये हमारा आंसर हो गया V0 का। इसका मात्रक वोल्ट होता है तो यहाँ हम वोल्ट भी लिख देंगे, ठीक है। तो V0 की वैल्यू जो है हमको मालूम हो गई कि 100√2। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन बच्चों है कि वर्ग माध्य मूल मान मतलब कि VRMS वर्ग माध्य मूल मान, चूँकि VRMS = होता है V0/√2 विच इज एम्प्लाइज VRMS = हो जाएगा बच्चों V0 की जो वैल्यू निकालें यहाँ रख दीजिए 100√2/√2, तो ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 100। तो विच इज एम्प्लाइज VRMS = आ गया बच्चों 100। ये हमारा दूसरा आंसर प्राप्त हो गया। तो यहाँ आंसर लिख देंगे, यहाँ भी आंसर लिख देंगे। अब देखिए तीसरा आंसर, तीसरा कह रहा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति बताइए। आवृत्ति की जगह क्या लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं कि आवृत्ति का जो फार्मूला होता है ω = 2πf, अभी मैंने बताया। और यह जो फार्मूला हमने तुलना किया है कि v = v0 sin ωt, तो ओमेगा के प्लेस पर t को छोड़ दीजिए। ओमेगा के प्लेस पर क्या है? तुलना करेंगे t कट जाएगा, ओमेगा के प्लेस पर है 100π, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 100π = 2πf। यहाँ देखिए पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बच्चों 100 = आ गया 2f और विच इज एम्प्लाइज लगा दीजिए। यहाँ f = हो जाएगा 100/2 और यहाँ ये कट गया और ये आगे f = आ गया 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का मान भी आ गया और ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल हमको शांति दिमाग से जो है उसके बारे में सोचना है, उससे रिलेटेड क्या फार्मूला है उसको लगाना है और तब हमको जो है बिल्कुल सॉल्व करके आसानी से प्राप्त कर लेना है। घबराने की ज़रूरत जरा सा भी नहीं है बच्चों। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि LR परिपथ क्या होता है, R परिपथ क्या होता है। इस प्रकार से हम आपको बता दें LCR 3 प्रतिरोध हम लेकर जो है जोड़ेंगे। L मतलब प्रेरकत्व, C मतलब कैपेसिटर, R मतलब रेजिस्टेंस। इस प्रकार से तीनों को लेकर हम जोड़ेंगे बारी बारी से। पहले अकेले L को जोड़ेंगे, फिर C को जोड़ेंगे, फिर R को जोड़ेंगे। आपको हम दिखाएंगे कि AC करंट में जब इसको जोड़ा जाता है तो किस प्रकार से रिजल्ट आता है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं वो इस पर आधारित हैं, तो कैसे आधारित हैं उसको मैं आपको बताऊंगा और आपको LR सर्किट बताऊंगा, फिर CR सर्किट बताऊंगा, फिर LC सर्किट, CR सर्किट और LR सर्किट बताऊंगा और बच्चों LCR सर्किट भी आपको मैं बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 सर्किट मैं बताऊंगा आपको और बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर को जिसे हिंदी में हम परिमाणित्र कहते हैं, इनपुट ट्रांसफार्मर और आउटपुट ट्रांसफार्मर। कभी कभी हम देखते हैं बच्चों कि जो हमारे गांव में ट्रांसफार्मर लगा रहता है या शहर में बड़ा ट्रांसफार्मर लगा रहता है तो उसमें 11,000 वोल्टेज आता है, लेकिन वह हमें घरों में सप्लाई 440 वोल्ट देता है या 220 वोल्ट देता है। कहने का मतलब ये है कि वह ट्रांसफार्मर जो है करंट तो ज़्यादा लेता है लेकिन देता कम है।
तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम इनपुट ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जो हमारे घरों में स्टेबलाइजर के रूप में बना रहता है, करंट जो है कम आता है, वो हमको आउटपुट में ज़्यादा देता है। जैसे 150 वोल्ट करंट है तो हमको 220 बना कर देता है, तो मिला कम दिया ज़्यादा। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम आउटपुट ट्रांसफार्मर करते हैं। तो आउटपुट ट्रांसफार्मर किस प्रकार से बना होता है, इनपुट ट्रांसफार्मर किस प्रकार से बना होता है, चोक कुंडली क्या होता है, चोक क्वायर क्या होता है, तमाम प्रकार की बातों के बारे में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो बिल्कुल जो है पार्ट नंबर 1 आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।